कमोडिटी कॉल में अब हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। मनोज, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की मूवमेंट हमने कमोडिटी मार्केट में आज होते हुए देखी है, कहां पर बनेंगी टॉपिक्स? नमस्कार मनीषा जी। मेरे हिसाब से आज यहाँ पे दोनों खरीदारी की पिक रहेगी, क्योंकि हमने निचले स्तरों से कुछ कमोडिटीज में अब सुधार देखते हैं। लगते हैं कि कीमतों में बढ़त का सपोर्ट की कीमतों को मिलता हुआ दिख रहा है। तो खरीदारी करना चाहिए। 5460 का एक स्टॉप लॉस लगाए और लक्ष्य होगा 5700 का। वहीं जीरा वायदा में 13750 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 14100 का यहाँ पे लक्ष्य रहेगा और एक स्टॉप लॉस होगा 13400। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर दो कमोडिटीज में एग्रीकल्चर स्पेस में है, लेकिन बीरेन जी, आप कहाँ देखते हैं नॉन एग्री में आज कमाई के मौके? मैं क्रूड में बाइंग प्रेफर करूंगा, बाइंग ऑन डिप्स में। यहाँ 3080 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय करूंगा। लक्ष्य 3220 का रहेगा और स्टॉप लॉस 3000 का रहेगा। और सिल्वर में शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। यहाँ 48,800 पे शॉर्ट, 49,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 47,900 का। बीरेन जी, आप चांदी में तो यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन सोने में क्या राय है, जहां पर 2 दिन में लगातार रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी 48,000 10 ग्राम के स्तर यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। बेसिकली लेवल प्राइस ही है, थोड़ा मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। बट जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन है एशिया में और BLM ब्लैक लाइव मैटर्स में भी जो जिस हिसाब से है, तो ये चीज में मैं शॉर्ट साइड अवॉइड करना चाहता हूँ। आई इंटरेस्टेड बेसिकली वैल्यू बाइंग जिसको बोलते हैं, तो 47,500 के आसपास मुझे लॉन्ग जाने में इंटरेस्ट है। खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए सोने में, इवन एज भाव यहाँ पर प्राइस ही है, लेकिन जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं उसका फायदा यहाँ पर सोना आगे जाके भी उठा सकता है। अब बात करेंगे आमंड्स की या बादाम की, जहां पर हमने BSE में यहाँ पर कारोबार शुरू होते हुए देखा है। कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेडिंग यूनिट है वो भी ठीक ठाक रखी यहाँ पर गई है। कैसा यहाँ पर लेकिन रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि भारत काफी हद तक यहाँ पर इसे आयात करता है। अगर हम 2019-20 में देखें तो यहाँ पर करीब 1.25 लाख टन बादाम का आयात हुआ था। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी यहाँ पर भारत है बादाम का। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे आशापुरा एग्रोकेम के MD और को फाउंडर समीर भानुशाली। समीर, नमस्कार। सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं इसे, कितना बड़ा बाजार है भारत, और आगे जाके किस तरह के भाव यहाँ पर बादाम में रह सकते हैं? मनीषा जी, थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। एंड मैं BSE की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। ये बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आलमंड फ्यूचर्स का जो लॉन्च करा है, वो आलमंड ट्रेड के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आगे चल के। तो बेसिकली आलमंड की कंजम्पशन इंडिया में बढ़ती ही जा रही है और उसको देखते हुए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया जरिया है फिजिकल ट्रेडर्स के लिए हेज करने के लिए और कंज्यूमर्स के लिए प्राइस रिस्क हेज करने के लिए। तो आगे जो हम प्राइसिंग में देख रहे हैं, आलमंड आज की डेट में अपने 10 ईयर लो प्राइस पे चल रहा है। बट कैलिफोर्निया में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की जो इफेक्ट है, प्लस बम्पर प्रोडक्शन, उनका प्रोडक्शन आज लाइफ टाइम हाई पे है। तो वो देखते हुए करंट प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव होते हुए भी यहाँ पे डाउनसाइड दिख रही है। तो लोगों को जो ट्रेड करें तो कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा डाउनसाइड देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। समीर, क्योंकि पहली बार ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है, पहला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी है ये, आपने कहा कि भाव काफी गिरे हुए हैं, 10 साल के लोज पर फिलहाल यहाँ पर है। बादाम एक ऐसा अगेन कमोडिटी है जिससे काफी हद तक इंडियंस समझते हैं, खरीदते हैं। आगे जाके किस तरह की मांग आप देखते हैं सालाना भारत में, और किस तरह का प्राइस व्यू अब है? डेफिनेटली इन प्राइसेस पे इंडिया की डिमांड ऑलमोस्ट 20 से 25% ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि आलमंड बहुत प्रेफर्ड कमोडिटी है। एज एन इंडियन वी आर ऑल अवेयर, हम आलमंड से बहुत अवेयर हैं पहले से, एंड हम लोग
इसको सालों से कंज्यूम करे जा रहे हैं, बट इन प्राइजेस पे बहुत ही अट्रैक्टिव डील है ये। एंड इसीलिए हम देख रहे हैं कि 20 से 25% तक एवरेज अपना ग्रोथ होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कंजम्पशन। एंड इंडिया ऑलरेडी कैलिफोर्निया का नंबर 1 एक्सपोर्ट पार्टनर है। हम सबसे ज़्यादा आलमंड खाते हैं आफ्टर कैलिफोर्निया, आफ्टर यूएसए। तो हम और भी इस प्रोडक्ट में और भी बड़े होंगे इन द कमिंग टाइम। समीर, ये भी बताइए कि क्योंकि अब एक्सचेंज ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, आपको क्या लगता है किस तरह का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है? किस तरह के कारोबारी हैं जो यहाँ पर इसमें ट्रेड करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ इसका जो हमारे फिजिकल ट्रेड से जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज़ को समझने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नई चीज़ है। हालांकि कुछ समय पहले MCX में ये लॉन्च हुआ था, बट BSE का जो पूरा प्लेटफॉर्म है एंड द वे द कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो हो सकता है फ्रॉम द ट्रेडर कम्युनिटी, बट गोइंग फॉरवर्ड आगे चलते हमें लग रहा है कि जितने भी इम्पोर्टर्स हैं वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस रिटेल, बिग बाजार, मोर, डीमार्ट, ये उनके लिए भी आलमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। तो ये लोग भी अपना प्राइस रिस्क और अपना प्राइस स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। एंड अगर आप देखें तो इसका यूनिट साइज बहुत ही कम रखा है, जो इवन रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो आज अपने बहुत सारे ट्रेडर्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं उनको भी अगर पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट लेवल इसमें बहुत कम है और वो अपना पोजिशनल रिस्क कवर कर सकते हैं। सो आगे चलते मुझे लग रहा है ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा एंड पैन इंडिया पार्टिसिपेशन आपको हर लेवल पे दिखेगा। समीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ हमने इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे आते हुए देखी है। बाजार में जो पार्टिसिपेशन है एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे समीर ने बोला कि फिजिकल मार्केट्स की अगर बात करें, चाहे वो इम्पोर्टर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, या फिर वो स्टैंडर्ड बिग बल्क बायर्स हैं जैसे कि बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स हैं, वो यहाँ पर इसे देखेंगी जरूर और इसे एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से भी शायद आगे माना जा सकता है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स इसमें वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी है, आगे जाके बढ़ सकती है। बात अब यहाँ पर चावल की करेंगे, क्योंकि इस बार बुआई का इलाका यहाँ पर काफी बढ़ने की उम्मीद है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि 40% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वहां से उत्पादन की कमी की आशंका है। थाईलैंड और वियतनाम जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने भाव यहाँ पर 8 साल के हाईज पर जाते हुए देखे थे। लॉकडाउन के चलते जहां ग्राहकों ने, घरों ने बहुत सारा सामान खरीदा, उसमें चावल एज अ कमोडिटी एक बहुत बड़ी कंजम्पशन वैल्यू थी। भाव जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादा है और भारतीय बाजारों में यहाँ पर करीब 3% का इजाफा हमने इस बार MSP में होता हुआ देखा है। तो उसका भी फायदा यहाँ पर किसान शायद लेने की कोशिश करेंगे और इसलिए उत्पादन इस बार रिकॉर्ड हाईज पर होने की उम्मीद है। हमारे साथ अब जुड़े हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नाथीराम गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप चावल का उत्पादन सबसे पहले, और क्या कुछ अब आपको लगता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट फिगर्स देखने को मिल सकती हैं? हेलो, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे टाइम दिया। हेलो, आवाज ही खत्म हो गई। हेलो, थैंक यू वेरी मच। जी पुरानी फोटो आ गई। हेलो, थैंक यू वेरी मच मैडम। जी हम आपको सुन सकते हैं गुप्ता जी। जी अच्छा जी, चावल के बारे में क्या लगता है आपको, कितना उत्पादन रह सकता है इस बार चावल का? इस बार जो है ना, पिछले साल से हमारा कम से कम मुझे जो आइडिया आ रहा है 20% चावल जो है ना हमारा एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि इस बार मॉनसून बहुत बढ़िया रहेगी। जी, और किस तरह का एक्सपोर्ट आप होता हुआ देखते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि बाकी जो उत्पादन देश हैं वहां पर इस बार फसल कम होने की उम्मीद है? हाँ, उधर दूसरे देशों में फसल कम होने की उम्मीद है, इससे हमारा इंडिया का चावल का एक्सपोर्ट पिछले सालों से ज्यादा रहेगा। 3 गुना होगा कम से कम।
हाँ, जो उधर किस फसल तरह होने के की भाव आपको आगे जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एमएसपी में हमने लगातार यहाँ पर इजाफा होते हुए देखा है, तो आप कहेंगे चावल के भाव आगे जाके कुछ बढ़ सकते हैं? नहीं, एमएसपी में जो है ना, ये जो हमारी जो परमल जो है, परमल राइस का एमएसपी होता है, बासमती राइस का कोई एमएसपी नहीं है। तो उसमें बासमती राइस का जो है ना, चावल का भाव थोड़ा सा स्थिर रहेगा, क्योंकि फसल होने की ज्यादा की उम्मीद है। और जब फसल ज्यादा होगी तो ये माल कोई तेज नहीं होगा। रहा सवाल परमल का, सुपरफाइन में जो है ना, गवर्नमेंट में एमएसपी बढ़ाई है, तो उसका रेट ज्यादा ही रहेगा। गुप्ता जी, काफी जोरदार खरीदारी हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से भी धान में, चावल में आते हुए देखी है। पिछले साल भी, इस साल भी जो एक्सपेक्टेशन है कि सरकारी खरीद यहाँ पर काफी ज्यादा रह सकती है, उन नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? और जहां पर नॉन बासमती एक्सपोर्ट का सवाल है, क्या वो फिगर्स भी आपको बढ़ते हुए दिखते हैं? सरकारी खरीद जो है ना, सुपरफाइन की सरकारी खरीद होती है, वो एमएसपी पे खरीदती है सरकार। सुपरफाइन पैडी जो है, पैडी का फिर चावल सीएमआर से बनवाती है। जी, तो क्या लगता है आपको आगे जाके फिर नॉन बासमती का भी किस तरह का एक्सपोर्ट रह सकता है? नॉन बासमती का एक्सपोर्ट तो एक्चुअली 80% चावल तो सरकार ले लेती है ना एमएसपी के अंदर, तो 20% बचता है एक्सपोर्ट। तो नॉन बासमती का तो हमारा मेन जो वो है, क्या बोलते हैं, कंपटीटर जो है ना, तो वो वियतनाम नंबर्स सबसे आपको नहीं ज्यादा लगता कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगे यहाँ पर? ना, रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट कोई नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एमएसपी के अंदर चावल लेती है ना गवर्नमेंट 80%। पॉइंट टेकन गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाव बहुत ज्यादा बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद नहीं है, लेकिन जहां तक फसल की बात है, यहाँ पर काफी बढ़त आने की उम्मीद है। मॉनसून की प्रोग्रेस बेहतरीन है, भाव हमने एमएसपीज बढ़ते हुए देखे हैं। भारत काफी प्रॉपर पोजीशन पे यहाँ पर है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और सरकारी खरीद भी अच्छी खासी हो जाती है, तो किसानों के लिए हमेशा फायदे का सौदा ये रहा है। मनोज, आप कैसे देखते हैं जब हम यहाँ पर चावल की बात करें, क्योंकि मॉनसून की प्रोग्रेस बेहतर है, खरीफ की बुआई यहाँ पर काफी अच्छी मानी जा रही है और चावल को लेकर यहां पर काफी पॉजिटिविटी है? मनोज जी से यहां पर फिर लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इसका व्यू, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जब लौटेंगे तो इन एग्री कमोडिटीज पर तो बात करेंगे ही, और साथ ही अपने दर्शकों को भी जोड़ेंगे, साथ में लेंगे उनके सवालों के जवाब। क्या है आपका सवाल? मेरा मैम 2708 से सेल है 20 लोट, तो क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में इन्होंने बिकवाली करी है बीरेन जी 2708 के लेवल्स पर। क्या करना चाहिए मेहुल को अब इन करंट लेवल्स पे? वो ऑलमोस्ट 350 रुपया आउट ऑफ फेवर है। मैंने आज के कॉल में 3220 का स्टॉप लॉस दिया है। अगर वो थोड़े कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिलहाल भी निकल सकते हैं, क्योंकि टेम्पररी मार्केट बुलिश लग रहा है। बीरेन जी, क्या रेंज आपको बनती हुई नजर आएगी कच्चे तेल में आगे जाके? अगर समझिए किसी ने पोजिशनल कॉल भी ली है, तो इस हफ्ते की भी अगर बात करें तो क्या रेंज में कारोबार रह सकता है? मोस्टली ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से जो ऑयल वेल का बंद होना शुरू हुआ, तो सप्लाई में काफ़ी डिसरप्शन है और डिमांड रिकवरी जो काफ़ी पावरफुल लग रही है। मतलब पहले स्लो लगती थी, बट डिमांड रिकवरी काफ़ी पावरफुल लग रही है। और ये एकोमोडेटिव मनी जो है, चीप मनी, वो भी थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ काफ़ी जगह पे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है, वॉर टेंशन। ये एक ब्रॉडर रेंज मेरे हिसाब से 2700 से 3500, 2700, 3500 की रहेगी। और ब्रेंड बेसिस पे मैं 38 से 50 की रेंज मानता हूँ।
चले, यानी कि ऊपरी साइड यहाँ पर ज्यादा है, नीचे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल ऐसा नहीं लगता, लेकिन कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं। हमारे पास एक मैसेज है मुश्ताक जी का, झिरिका हरियाणा से। मनोज ये जानना चाहते हैं कि ये चने में क्या करें, किसान हैं ये और 10 क्विंटल चना इनके पास पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर किसान है तो वर्तमान स्तरों पर होल्ड कर सकते हैं। हमने निचले स्तरों से एक बढ़त आते हुए देखी थी, हालांकि कीमतें अपने रेजिस्टेंस लेवल 4250 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि जिस तरह से पल्सेस में ओवरऑल डिमांड देखने को मिल रही है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे बढ़त जो है वो एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। अगले 1 से 2 महीने का नजरिया रखें। मेरा मानना है कि यहाँ कीमतें एक बार 4450 से 4500 तक के स्तर दिखा सकती है, तो वर्तमान स्तरों पर होल्ड करें। यहाँ पे नजरिया जो है वो पॉजिटिव है और आने वाले समय में यहाँ बढ़त देखने को। चलिए, चने के चना आप होल्ड कर सकते हैं, आगे जाके यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी। एक और व्हाट्सएप आया है हमारे पास कुरुक्षेत्र से मनोज कुमार जी का। बीरेन जी, इन्होंने कॉपर में 1 लॉट की बिकवाली की हुई है 435 के लेवल्स पे। अब जानना चाहते हैं कि इन स्तरों में क्या करें। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो इस लेवल पे दूसरा लॉट शॉर्ट कर सकते हैं। करीबन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 453-54 के आसपास। स्टॉप लॉस दोनों लॉट्स के लिए 459 होना चाहिए। और उसके बाद पहली पोजीशन 443 में एग्जिट कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन 437 में एग्जिट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 2 से 3 वीक की होगी, थोड़ा रुकना पड़ेगा। चलिए, तो वो बहुत बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आपके लिए है कॉपर में ट्रेड करने के लिए। हमारे साथ अब राम गोपाल जी जुड़ रहे हैं अजमेर से। राम नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी हेलो। राम, आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जी जी मैं पूछ रहा हूँ, ये अभी गंवार गम की क्या इस पोजीशन पे लेना चाहिए क्या? अभी प्रेजेंट पोजीशन जो है उस पे बाय करने की जैसी पोजीशन है? मनोज, क्या राय देंगे आप राम को? गुआर गम खरीदना चाहते हैं ये, क्या करंट लेवल्स बेहतर हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर यहाँ डीप मिलता है टुवर्ड्स 5350 5400 तो वहाँ और एड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने ग्वार सीड में बढ़त देखी थी कंपैरेटिवली, अगर हम रेशो में बात करें तो उतना बढ़त जो है ग्वार गम की कीमतों में देखने को नहीं मिला है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में जो है स्टेबल होती हुई दिख रही है, जब ओपेक की तरफ से जो है प्रोडक्शन कट के कंप्लायंस जारी है और यहाँ पे ग्लोबल जो डिमांड है वहाँ भी रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ पे गम की डिमांड में फिर एक बार जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। वर्तमान लेवल पर ले सकते हैं, थोड़ा गिरावट आए तो और ऐड करें। मेरा मानना है कि यहाँ पे अगले 2 से 3 महीने में एक बार कीमतें फिर 6000 तक के स्तर दिखा सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव है और फेज्ड मैनर जो है में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर गुआर गम में भी अगले 1 महीने तक आप यहाँ पर फेज मैनर में खरीदारी कर सकते हैं। हमारे साथ अब रायपुर से उमेश फोन पर हैं। उमेश नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो, हाँ नमस्कार। मेरा लेट सेल किया हुआ है 137.80 पे। बीरेन जी, उमेश जी ने यहाँ पर लेड में बिकवाली करी है 137.80 के लेवल्स पे, क्या करना चाहिए इन्हें? लेड में थोड़ी रिकवरी आएगी, 142 तक जाना चाहिए। मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि लेड से एग्जिट लेके वो करंट लेवल पे यानी 163 पे जुलाई जिंक शॉर्ट करें और फिर इसका स्टॉप लॉस 165.70 रखें और टारगेट इसका 160.30 रखें, क्योंकि जिंक की तुलना में लेड की तुलना में जिंक थोड़ा कमजोर है। गिरेगा तो जिंक ज्यादा गिरेगा, लेड कम गिरेगा।
चलिए, तो ये पेयर ट्रेडिंग उमेश जी आपके लिए बीरेन जी ने बना के दी है। आप लेड और जिंक में इस तरह से कारोबार करके अपना पोर्टफोलियो बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास अब एक एसएमएस है साजिद खान जी का बनासकांठा से। और मनोज जी, ये किसान हैं, ये जीरा इनके पास 50 बोरी है, बेचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या ये स्तर बेहतर है या धीरे धीरे करके निकालें? धीरे धीरे करके निकालना चाहिए, क्योंकि जीरे में भी हमने थोड़ा सा जो है बाइंग आते हुए देखा है और कीमतें अब 13,500 के स्तरों के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 14,100 से 14,200 तक के स्तर जो है अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रेजुअली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोजीशन जो है वो बेच सकते हैं, लेकिन पूरा पोजीशन एक साथ नहीं बेचे। ऊपरी स्तरों पर 14,200 के आसपास अगर कीमतें मिले तो फिर वहां पे मुनाफा वसूली की रणनीति रखें। मुनाफा वसूली यहाँ पर आप ऊपरी स्तरों पे कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स धीरे धीरे में आप जीरा यहाँ पर निकाल सकते हैं। जाते जाते मनोज, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सोने में अब यहाँ पर किस तरह के व्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस ही है, ऑल टाइम हाइज पे है, जैसे बीरेन जी ने भी कहा। लेकिन आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे कि अगले 1 से 3 महीने में अब सोना यहाँ पर क्या लगता है? बिल्कुल, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही दिखाई देता है, क्योंकि $1,700 पर ट्राउंस के जो ब्रेकआउट इंटरनेशनल मार्केट में दिखे थे, उसके बाद से कीमतों ने अच्छी रैली दिखाई है। भारतीय बाजारों में भी हमने बढ़त आते हुए देखी है। और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो कोरोना को लेकर के जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतें जो है वो आगे भी बढ़त दिखा सकती है। $1,800 पर ट्राउंस इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 49,500 तक के स्तर जो है आने वाले 1 से 2 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। बाइंग के लिए बाय ऑन डीप जो है यहाँ पे रखना चाहिए। निचले स्तरों पर 47,500, 47,100 के रेंजेस में खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। चलिए, आप कमोडिटीज में अगर कारोबार करते हैं तो वहां पर खरीद और बिकवाली की राय तो हमारे एक्सपर्ट्स ने दी ही है, लेकिन सोने पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी बढ़त की इन स्तरों से भी एक्सपेक्टेशन आगे जाकर है। बीरेन जी, मनोज जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।